आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खम्मा गणी। दोस्तों मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो हम पढ़ रहे हैं दोस्तों 9th क्लास के एनसीईआरटी और इसमें हम भारत के भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले भारत को भौतिक विभागों में बांटा। तो हमने हिमालय पढ़ लिया, उत्तर का विशाल मैदान पढ़ लिया, प्रायद्वीपीय पठार पढ़ लिया। 3 हमारे जो बड़े और 3 मुख्य इंपॉर्टेंट जो विभाग थे वो हमने पढ़ लिए। अब ये 3 जो छोटे हैं, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह, ये थोड़े छोटे आएंगे, इतने विस्तार में नहीं आएंगे और उनसे कम इम्पोर्टेंट भी हैं जो हमने ऊपर पढ़े। तो आज हम पढ़ते हैं भारतीय मरुस्थल। तो अरावली पहाड़ी के पश्चिमी किनारों पर थार का मरुस्थल स्थित है। यह बालू के टीलों से ढका हुआ एक तरंगित मैदान है। तरंगित मतलब यूं 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 तरंगों के भांति फैला हुआ, ठीक है। इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष 150 मिलीमीटर से भी कम वर्षा होती है और यह शुष्क जलवायु वाले क्षेत्र में वनस्पति यहाँ पे बहुत कम है। वर्षा ऋतु में ही कुछ सरिताएं दिखती हैं और उसके बाद में वो बालू में विलीन हो जाती है। मतलब थोड़ी बहुत जो नदी है वो थोड़ा बहुत बारिश के सीजन में ही दिखती है, बाकी सभी बालू में विलीन हो जाती है। पर्याप्त जल नहीं मिलने के कारण वो समुद्र तक नहीं पहुंच पाती। केवल लूनी नदी इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है। तो हमारे राजस्थान की अगर हमसे पूछा जाए तो सबसे बड़ी नदी मतलब जो समुद्र तक पहुंच पा रही है, तो वो मोस्टली जो राजस्थान की अगर एकल पूछा जाए तो लूनी नदी हमारे इस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी मानी जा रही है। बरखान अर्धचंद्राकार बालू का वाला टीला, बरखान किसको कहते हैं? जो ऐसे ऐसे बना हुआ है ना, आधे चंद्र की आकृति में जो टीला बना हुआ है उसे बोलते हैं बरखान, है ना। तो मतलब मिट्टी का बालू का जो टीला होता है जो अर्धचंद्राकार आकृति में बना हुआ होता है, का विस्तार इस क्षेत्र में बहुत अधिक क्षेत्र पे होता है, लेकिन लंबवत टीले पाकिस्तानी सीमा के समीप प्रमुखता से पाए जाते हैं। तो दोस्तों लंबवत टीले भी पाए जाते हैं, यूँ खड़े टीले भी पाए जाते हैं, जो कहाँ पाए जाते हैं? भारत पाकिस्तान की सीमा पर। अगर आप जैसलमेर की तरफ जाएंगे तो बरखान के समूह आप देख सकते हैं। तो कई बार बरखान हमसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बरखान किसको बोलते हैं? तो बालू के अर्धचंद्राकार जो टीले होते हैं उनको बरखान बोलते हैं। ये किस क्षेत्र की बात करी है दोस्तों? तो एक बार क्षेत्र देख लो आप, इस वाले क्षेत्र की बात करिए। कोई इंपॉर्टेंट बात इसमें इसने नहीं बताई है, वैसे इस वाले क्षेत्र की बात करी है और इसमें इसने लूनी नदी सबसे इम्पोर्टेंट नदी बताई है। बाकी वही सारी चीज़ें जो हम रेगिस्तान के बारे में जानते हैं, बारिश वगैरह कम होती है, और ये सभी इसने बताई है, बरखान के बारे में बताया है। अब है तटीय मैदान। प्रायद्वीपीय पठार के किनारों और संकीर्ण तटीय प्रायद्वीपीय पठार के किनारों संकीर्ण तटीय पट्टियों का विस्तार है। यह पश्चिम में अरब सागर से लेकर पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक विस्तृत है। पश्चिमी तट पश्चिमी घाट तथा अरब सागर के बीच में स्थित है तथा एक संकीर्ण मैदान है और इस मैदान के 3 भाग है। दोस्तों देखो, ये हमारा नीचे वाला भारत था, ठीक है। इसमें यहाँ हमने पढ़ा दक्कन का पठार। अब ये जो दक्कन का पठार वाला, इसको हमने बोल दिया पश्चिमी घाट, दक्कन के पठार का जो पश्चिमी किनारा था, और ये हमारा यहाँ पे शुरू हो जाता है अरब सागर। तो अरब सागर और पश्चिमी घाट के ये जो किनारे वाला क्षेत्र है इसे हम बोलते हैं पश्चिमी तट, और इधर बंगाल की खाड़ी के किनारे वाले क्षेत्र को हम बोलते हैं पूर्वी तट। तो ये कह रहा है पश्चिमी तट को हमने 3 भागों में बांटा है। देखो पश्चिमी तट की शुरुआत कहाँ से होती है? पश्चिमी तट की शुरुआत होती है गुजरात के दक्षिणी तट से लेकर यहाँ तक, है ना, नीचे लास्ट कन्याकुमारी तक जाता है, ठीक है। इसको हमने 3 भागों में बांटा है। तट के उत्तरी भाग को कोंकण, जो मुंबई से लेकर गोवा तक फैला हुआ, मुंबई से लेकर गोवा तक जो तट फैला हुआ है इसे कोंकण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोंकण तट बोलते हैं। 3 भागों में इसको बांटा है। और मध्य भाग को, जो गोवा से लेकर बेंगलोर या मंगलोर तक फैला हुआ है, इसमें लिखा नहीं है, मध्य भाग लिखा है इसमें, वरना मतलब कर्नाटक वाले क्षेत्र में जो तट फैला हुआ है, कर्नाटक का पूरा एरिया मान लो, उसे कन्नड़ तट कहते हैं। और जो केरल वाला एरिया है लास्ट वाला, उसे मालाबार तट कहते हैं। क्या कहते हैं? मालाबार तट। 3 तट हैं दोस्तों। पश्चिमी तट को हमने 3 भागों में बांटा है। बहुत बार पूछा जाता है मालाबार तट पश्चिमी किनारे पे है या पूर्वी तट पे है, बहुत बार पूछा जाता है। कोंकण, मालाबार और कन्नड़। तो कोंकण दोस्तों है मुंबई से लेकर गोवा तक, है ना, या फिर यहाँ पे दमन भी स्थित है, दमन से शुरू होता है, दमन से लेकर गोवा तक स्थित है। तो मैंने तो इस तरह से याद कर रखा था, दमन, दमन को दमन याद कर लो, और कोंकण, तो दमन से कहाँ तक? गोवा तक। फिर जहाँ पे गोवा आ जाता है, मुंबई खत्म होता है, बीच में छोटा बिंदु जैसा गोवा है, और गोवा के बाद में हमारा कर्नाटक शुरू हो जाता है। तो कर्नाटक वाला जो तट है उसे हम कन्नड़ तट बोल देंगे। और लास्ट में कर्नाटक के तो नाम से पता चल जाएगा, है ना, कर्नाटक, कन्नड़। लास्ट में केरल, और केरल वाला किनारा केरल, और मालाबार है ना। तो दोनों में रह आ रहा है, तो थोड़ा सा मतलब ट्रिक बना लो, केरल, मालाबार। सबसे ज़्यादा जो है मालाबार ही पूछा जाता है, ठीक है।
बंगाल की खाड़ी तट के साथ विस्तृत मैदान, चौड़ा और समतल। ये कह रहा है पश्चिमी तट जो है वो थोड़ा संकरा है, जबकि पूर्वी तट जो है बंगाल की खाड़ी के साइड वाला वह चौड़ा है। उत्तरी भाग में इसे उत्तरी सरकार तट कहते हैं, जबकि दक्षिणी भाग में इसे कोरोमंडल तट कहते हैं। तो जो पूर्वी घाट है हमारा, पूर्वी तट है हमारा, तो इसे उत्तरी, ओडिशा वाले भाग को तो हम बोलते हैं क्या, उत्तरी सरकार तट। क्या बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट। और जो हमारा तमिलनाडु वाला भाग है उसे बोलते हैं हम कोरोमंडल तट। क्या बोलते हैं, कोरोमंडल। तमिलनाडु, कोरोमंडल, बड़े बड़े नाम हैं। ठीक है, तो दोस्तों दो तट इसमें से बहुत प्रमुखता से पूछे जाता है, एक तो है ना मालाबार वाला और एक कोरोमंडल वाला, है ना। बाकियों के तो फिर भी थोड़ा सा नाम से अंदाज़ा लग जाता है, इनके नाम से अंदाज़ा नहीं लगता, इसलिए बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, दक्षिणी भाग में कोरोमंडल तट के नाम से जाना जाता है। बड़ी नदियां जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी इस क्षेत्र में विशाल डेल्टा का निर्माण करती हैं। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण झील के लक्षण है। मैं आपको थोड़ा सा ये दिखा देती हूँ मैप में कि हम किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं। ये देखो, ये वाला अपना पश्चिमी तट, ये वाला अपना पूर्वी तट। थोड़ा सा जूम आउट करती हूँ मैं इसको। हाँ, इसमें देखो ये लिख भी रखा है, ऊपर वाला जो है दमन से लेकर गोवा तक कोंकण, नीचे केरल वाला मालाबार, तमिलनाडु के आसपास वाला कौन सा है, कोरोमंडल, ये उत्तरी सरकार तट है। नदियाँ इसने बताई गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, है ना। ये महत्वपूर्ण नदियाँ जो इसने बताई हैं, ये क्या करती है, पूर्वी घाट पे आके डेल्टा का निर्माण कर रही हैं। देखो इधर से शुरू हो रही है और इधर बंगाल की खाड़ी में आके गिरती हैं। समुद्र में गिरने से पहले सभी नदियाँ ये क्या कर रही हैं, अपने अपने डेल्टाओं का निर्माण कर रही हैं। और इसके अलावा इसने कहा है कि पूर्वी तट पर चिल्का झील महत्वपूर्ण है। चिल्का झील इसमें दिखाई नहीं गई है, चिल्का झील महत्वपूर्ण है जो पूर्वी तट पर स्थित है ना। चिल्का झील पूर्वी तट पर स्थित एक महत्वपूर्ण भू लक्षण है, क्योंकि चिल्का झील में कयाल पाए जाते हैं, जो इसमें दिखाया नहीं है। आगे के एनसीईआरटी जब हम पढ़ेंगे तो डिटेल में और आ जाएगा चिल्का झील के बारे में। हाँ, दे भी दिया। चिल्का झील भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह ओडिशा में महानदी डेल्टा के दक्षिण में स्थित है। तो दोस्तों ओडिशा में जहाँ महानदी का डेल्टा पाया जाता है, देखो इसमें दिखा रखे होगे महानदी, तो हाँ ये रही, ये रही ओडिशा में महानदी है। और महानदी का जो डेल्टा पाया जाता है, यह डेल्टा और इसके जस्ट दक्षिण में यहाँ पे चिल्का झील स्थित है ना। तो चिल्का झील अपने आप में महत्वपूर्ण झील है। ठीक है, अब है द्वीप समूह है। अब हम देखो मरुस्थल पढ़ लिया हमने, तटीय मैदान पढ़ लिए, अब हम लास्ट वाला हमारा भौतिक विभाग पढ़ रहे हैं, द्वीप समूह है। आप पहले ही देख चुके हैं कि भारत का मुख्य स्थल का भाग अत्यधिक विशाल है। इसके अतिरिक्त भारत के दो द्वीप समूहों में भारत के दो द्वीपों का समूह स्थित है। इन द्वीपों के बारे में आप पहचान सकते हैं, तो आपको पता है, एक तो लक्षद्वीप और एक बंगाल की खाड़ी। ठीक है, ये आपने वैसे पढ़ लिए हैं ज़्यादातर। केरल के मालाबार तट के पास में लक्षद्वीप की स्थिति ज्ञात कीजिए। द्वीपों का यह समूह छोटे प्रवाल द्वीपों से बना हुआ है। एक चीज़ याद रखनी है दोस्तों कि लक्षद्वीप वाले द्वीप जो हैं वो छोटे द्वीप है, बजाय कि अंडमान निकोबार वाले। और लक्षद्वीप जो हैं वो प्रवाल द्वीप हैं। प्रवाल एक जीव पाया जाता है समुद्र में, उनसे निर्मित जो द्वीप है वो है लक्षद्वीप। पहले इनको लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमिनी द्वीप के नाम से जाना जाता था। 1973 में इनका नाम क्या रख दिया गया है, लक्षद्वीप। पहले इनको अलग अलग नाम दे रखे थे, लक्काद्वीप, मिनिकॉय और एमिनी द्वीप, लेकिन 1973 से इनका एक ही नाम रख दिया गया, वो है लक्षद्वीप। 32 वर्ग किलोमीटर के छोटे से क्षेत्र में यह फैला हुआ है। कितने क्षेत्र में फैला हुआ हमारा लक्षद्वीप, 32 वर्ग किलोमीटर में। कवरत्ती लक्षद्वीप का प्रशासनिक मुख्यालय है और लक्षद्वीप की राजधानी भी आपको पता है क्या है, कवरत्ती। इस द्वीप समूह पर पादप और जंतु के बहुत सारे प्रकार पाए जाते हैं। पिटली द्वीप, जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है, वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी भी नोट्स में नहीं मिलेगी। ऐसे ही क्वेश्चन बड़ी एग्जामों में दे देते हैं कि पिटली द्वीप कहाँ पाया जाता है। अब अपन को कितने कोचिंग वाले पढ़ा चुके हैं, आप बताओ, आपने कभी पिटली द्वीप का नाम सुना? ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन छोटे छोटे क्लासों की किताबों में दे देते हैं और हम है ना ढूंढते रह जाते हैं, यार बड़ा हार्ड पेपर बना दिया। अब याद रखिएगा, पिटली द्वीप कहाँ है, लक्षद्वीप पर है, जहाँ क्या है, एक पक्षी अभ्यारण्य पाया जाता है, परंतु मानव का निवास नहीं है।
अब बंगाल की खाड़ी, अब ये तो हमने बात कर ली अरब सागर में स्थित द्वीपों की। अब बंगाल की खाड़ी में उत्तर से दक्षिण की तरफ फैले द्वीपों की श्रृंखला की ओर ध्यान दीजिए। आपको पता है कौन स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। यह द्वीप आकार में बड़े और संख्या में बहुत बहुल और बिखरे हुए हैं। ये द्वीपों को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार द्वीप समूह है। यह माना जाता है कि यह द्वीप समूह निमज्जित पर्वत श्रेणियों के शिखर हैं और यह द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। इन द्वीपों में पाए जाने वाले पादप और जंतुओं में बहुत अधिक विविधता है। ये द्वीप विषुवत रेखा के समीप स्थित है और यहाँ की जलवायु विषुवतीय जलवायु है, घने वनों से आच्छादित है। तो दोस्तों इस तरह से समुद्र में अंडमान और निकोबार द्वीप स्थित है। तो उत्तरी जो क्षेत्र है उसको बोलते हैं अंडमान और दक्षिणी क्षेत्र है जो इसको बोलते हैं निकोबार। लक्षद्वीप के मुकाबले इनका क्षेत्रफल बहुत ज़्यादा है और लक्षद्वीप जो प्रवाल निर्मित द्वीप है, ये द्वीप जो है अंडमान निकोबार, ये कहते हैं कि हिमालय का या फिर पर्वत श्रेणियों का ही डूबा हुआ अंश है। कुछ पर्वत श्रेणियों की जो चोटियां हैं, पर्वत श्रेणियां हैं जो समुद्र में डूब चुकी, ये उन्हीं का अंश माना जाता है। कौन? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, क्योंकि ये भारत के थोड़े नीचे स्थित है और नीचे से आपको पता है विषुवत रेखा जाती है ना, मतलब इंडोनेशिया मलेशिया टाइप से होके वहाँ से जाती है ना, तो इन पे भी कुछ कुछ विषुवत रेखीय जलवायु का प्रभाव है और यहाँ पे विषुवतीय जलवायु पाई जाती है। और विषुवतीय जलवायु में आपको पता है बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए सघन वन पाए जाते हैं। इसलिए हमारे अंडमान और निकोबार में भी सघन वन पाए जाते हैं। भारत का एकमात्र ज्वालामुखी अंडमान निकोबार द्वीप समूह सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप पर ही स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट्स में लिख लीजिएगा कि हमारा एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है बैरन द्वीप पर स्थित है और इसका नाम भी बैरन ज्वालामुखी ही है। विभिन्न भूआकृतिक विभागों का विस्तृत विवरण प्रत्येक विभाग की विशेषताएं स्पष्ट करता है, परंतु यह स्पष्ट है कि विभाग एक दूसरे के पूरक हैं और वे देश को प्राकृतिक संसाधनों में समृद्ध बनाते हैं। उत्तरी पर्वत जल और वनों के प्रमुख स्रोत हैं। उत्तरी मैदान, जैसे कि हम हिमालय की बात करें तो हिमालय हमारे वन और जल का भंडार है। देश की महत्वपूर्ण नदियां हिमालय से निकल के आती हैं। उत्तरी मैदान देश में अन्न के भंडार है, आपको पता है यूपी बिहार और मतलब इनमें जो है उत्तरी मध्य प्रदेश पश्चिमी बंगाल, इनमें देश का मोस्टली अनाज होता है क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है। प्राचीन सभ्यताओं के विकास का आधार भी इनको मिला है। पठारी भाग जो है हमारा दक्कन का पठार और मध्य पठारी भूमि, वह खनिजों के भंडार हैं जिसने देश के औद्योगिकरण में विशेष भूमिका निभाई है ना। और तटीय क्षेत्र मत्स्यन और पोत संबंधी क्रियाकलापों के, तटीय क्षेत्रों का महत्व किसमें है? मत्स्यन में। और हमारे मोस्टली बंदरगाह के सारे ही बंदरगाह हमारे तटीय क्षेत्रों पे ही स्थित हैं। इस प्रकार देश की विविध भौतिक आकृतियां भविष्य में विकास की हमारी अनेक संभावनाएं प्रस्तुत करती है। तो इसने दोस्तों यहाँ पे इतना अच्छा लास्ट का एक पैराग्राफ बना के दे दिया। आप मेंस के आंसर राइटिंग में से यूज भी कर सकते हो, कितना सही लिखा है इसने। ठीक है, तो ये हमारा जो सबसे बड़ा चैप्टर होता है हमारे ज्योग्राफी का, भौतिक विभाग, और सबसे इम्पोर्टेंट भी होता है, वो यहाँ पे पूरा होता है। तो एक बार हम थोड़ा सा रिविज़न कर लेते हैं। सबसे पहले भारत को 6 भौतिक विभागों में बांटा गया है। पहला है हिमालय। हिमालय देश के उत्तरी कोने में पश्चिम से पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, 2400 किलोमीटर की लंबाई। और कश्मीर में 400 किलोमीटर चौड़ा, अरुणाचल प्रदेश में 150 किलोमीटर चौड़ा है। ठीक है, और ऊंचाई की बात करें तो लगभग 6000 मीटर ऊंचा है। कौन सा? हिमालय की जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे इम्पोर्टेंट जो भाग है, उत्तरी भाग, जिसे हम महान या आंतरिक हिमालय भी कहते हैं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों की बात करें तो माउंट एवरेस्ट, दूसरी कंचनजंगा, तीसरी मकालू, चौथी धौलागिरी। और भारत में अगर बात करें तो हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा, फिर नंगा पर्वत और फिर नंदा देवी। 8848 एवरेस्ट की ऊंचाई और कंचनजंगा की 8598। ठीक है, अब जो दूसरा हमारा भाग है उसे हम हिमाद्री हिमालय बोलते हैं। 3700 से 4500 मीटर इसकी ऊंचाई है, चौड़ाई लगभग 50 किलोमीटर है। ये पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो मध्य की जो चोटियां हैं जैसे धौलाधर, महाभारत और हमारे घूमने वाले कांगड़ा, कुल्लू मनाली, ये सारे स्थल इसी में स्थित हैं। इसमें जो घाटियां पाई जाती हैं उनको क्या कहा जाता है? दून कहा जाता है, जैसे देहरादून, कोटलीकोट दून, पाटलिकोट दून। और लास्ट का जो हमारा हिमालय है वह है शिवालिक हिमालय। कौन सा हिमालय है? शिवालिक हिमालय। और शिवालिक हिमालय में ही ये दून वाली सारी चीज़ें पाई जाती हैं। ऊपर वाले हिमालय में पर्यटन वाली सारी चीज़ें पाई जाती है। ठीक है, और अब हम चलते हैं
हिमालय का मतलब प्राकृतिक जो विवरण क्षेत्रों के आधार पर जो विभाजन किया गया है, क्षेत्रीय विभाजन, तो सबसे पहले सिंधु से सतलज तक का जो क्षेत्र है उसे हम पंजाब हिमालय भी कहते हैं, कश्मीर या हिमाचल हिमालय भी कहते हैं। फिर सतलज से काली नदी तक का जो क्षेत्र है उसे हम कुमाऊं हिमालय कहते हैं। फिर काली से तीस्ता नदी वाला क्षेत्र को नेपाल हिमालय, और तीस्ता से दिहांग वाले क्षेत्र को क्या कहते हैं हम कह सकते हैं उसको असम हिमालय, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी जहाँ से भारत में प्रवेश करती है, एक बहुत गहरा खड्डा बनाती है और उस खड्डे से होकर हिमालय की दिशा जो है वो दक्षिण की तरफ मुड़ जाती है। फिर आगे पूर्वांचल पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, और पूर्वांचल पहाड़ियों में अगर कुछ नाम देखें तो नागा, पटकोई, मीजो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब उत्तरी मैदान की बात करें तो उत्तरी मैदान 3 महत्वपूर्ण नदियों से बना है, एक तो सिंधु, एक गंगा और एक ब्रह्मपुत्र। 7 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई मानी जा सकती है, ठीक है। और उत्तरी मैदान में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ हमने पढ़ी थी वह था खादर, बांगर और भाबर और तराई। 4 चीजें हमने पढ़ी थी। आई होप दोस्तों आपको याद होगी कि खादर बांगर क्या होता है और भाबर और तराई क्या होता है। सबसे पहले तो हिमालय के नीचे जहाँ पे नदियाँ अपने अवसाद का जमाव करती हैं और नदियाँ खुद उसके अंदर मतलब चली जाती है, वो तो है भाबर। तराई जहाँ पे नदियाँ वापस से जमीन पर मतलब छोटी छोटी पतली पतली नालियों के रूप में आ जाती है, वो कहलाता है तराई। इसके बाद में बांगर जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता, और खादर जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँच पाता है। फिर हम पढ़ते हैं प्रायद्वीपीय पठार 2 भागों में बांटा गया है। नर्मदा के ऊपर वाला मध्य उच्च भूमि और दक्षिण वाला जो है दक्कन का पठार बांटा गया है। इसमें कुछ श्रेणियाँ जैसे विंध्याचल श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, चंबल, सिंध, केन, बेतवा नदियाँ मध्य उच्च भूमि में पाई जाती है। इसके अलावा हम दक्षिण के पठार की तरफ चले तो दक्षिण के पठार में हम बहुत सारी जैसे पर्वत श्रृंखलाएं जैसे सतपुड़ा, महादेव, कैमूर के बारे में पढ़ा। और इसके बाद में हमने मेघालय और कार्बी एंगलोंग पठार या उत्तरी कचार पठार, दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पढ़ा। गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियाँ भी इसी का हिस्सा मानी जाती हैं, ठीक है। अब पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट हमने पढ़ लिए। पश्चिमी घाट ज़्यादा ऊंचे, पूर्वी घाट कम ऊंचे। पश्चिमी घाट ज़्यादा सतत है, पूर्वी घाट कटे फटे हैं। पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी और इसके अलावा डोडा बेटा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? महेंद्रगिरी। इसके अलावा जावादी और शिवराई पहाड़ियाँ, उड़क मंडलम और कोडाईकोनाल यहाँ पे घूमने की जगह हैं। और इसके अलावा हमने पढ़ा दक्कन का पठार ज्वालामुखी से निकली हुई किससे? काली मिट्टी से बना हुआ है। और मतलब काली मिट्टी में कौन सी खेती अच्छी होती है? कपास की खेती अच्छी होती है। फिर हमने पढ़ा भारतीय मरुस्थल के बारे में, और भारतीय मरुस्थल में लूनी नदी इंपॉर्टेंट बताई, बरखान टिले इंपॉर्टेंट बताए, तटीय मैदान पढ़ा। तो इसमें हम पश्चिमी तटीय मैदान के 3 विभाग किए हमने। कौन कौन सा? पहला तो हमने किया कोंकण तट, फिर हमने किया बीच वाला कन्नड़ तट, और फिर हमने किया मालाबार तट, और इधर हमने किया पूर्वी तट की तरफ उत्तरी सरकार तट, और फिर हमने किया कोरोमंडल तट। फिर हमने द्वीप समूह पढ़े तो लक्षद्वीप, और फिर दूसरा अंडमान निकोबार। लक्षद्वीप का 1973 में लक्षद्वीप नाम पड़ा था। 32 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए हैं। कवरत्ती इसकी राजधानी है। पिटली द्वीप पे पक्षी अभ्यारण्य स्थित है, और प्रवाल निर्मित द्वीप है, ठीक है। और जो अंडमान निकोबार द्वीप है थोड़े बड़े द्वीप हैं, और विषुवत रेखीय जलवायु यहाँ पे पाई जाती है, और इसके अलावा डूबी हुई पर्वत श्रेणियों के अंश ये है माने जाते हैं। इस तरह से हमने अपना चैप्टर पूरा कर दिया। आई होप दोस्तों कि आपको एनसीईआरटी कहीं ना कहीं मदद कर रही होगी आपका बेसिक नॉलेज बढ़ाने में और ज्योग्राफी के करीब जाने में। अगर अच्छी लग रही है तो आप डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो के नीचे अपने कमेंट करते रहिएगा। कोई सजेशन और सुधार चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा, ठीक है। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।